Hello everyone. Today we are going to discuss about disorder of ear in which we are going to deal about otitis media. So otitis media basically क्या होता है? ईयर इन्फेक्शन होता है जिसमें मेनली हमारा जो मिडिल ईयर होता है वो अफेक्टेड होता है। ओके, अगर इस इन्फेक्शन को हम ट्रीट नहीं करेंगे तो ये इन्फ्लामेशन कॉज कर सकता है। आगे चल के प्रोलॉन्ग कंडीशन में ये पस फॉर्मेशन कॉज कर सकता है, परमानेंट हेयरिंग लॉस भी कर सकता है, अदर न्यूरोलॉजिकल डिस्टरबेंस भी कर सकता है अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा क्रॉनिक हो गया तो। ओके, ये मोस्ट कॉमन जो होता है वो बच्चों में होता है बिलो 15 ईयर। जो बच्चे 15 साल से कम की उम्र के होते हैं उनमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो उनकी यूस्टेशन ट्यूब होती है वो शॉर्ट होती है। यूस्टेशन ट्यूब आपको पता है कि ईयर से एक ट्यूब पास ऑन होती है जो हमारे ओरोफेरिंग और नेजोफेरिंग से जाके कनेक्टेड होती है। ओके, तो अगर ये ट्यूब शॉर्ट होगी तो उसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत जल्दी मिडिल ईयर में कन्वे हो सकता है, क्योंकि ये मिडिल ईयर से ट्यूब निकलती है और सीधे ओरोफेरिंग्स और नेजोफेरिंग्स में ओपन होती है। अगर टाइप की बात करें तो इसमें हमें दो मेजर टाइप देखने को मिलते हैं, एक तो अक्यूट ओटाइटिस मीडिया और दूसरा है हमारा क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया। सबसे पहले हम अक्यूट ओटाइटिस मीडिया को देख लेते हैं। acute otitis मीडिया बेसिकली क्या होता है? ईयर का इन्फेक्शन होता है, और ये अगर ईयर इन्फेक्शन 6 वीक तक परसिस्ट करता है पेशेंट की बॉडी में तो उस कंडीशन में हम इस ओटाइटिस मीडिया को अक्यूट में कैटेगराइज करेंगे। अगर अक्यूट कंडीशन मोर देन 6 वीक है तो हम उसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में कंसीडर करेंगे। ओके, तो जब ईयर का इन्फेक्शन 6 वीक से कम का हो तो उसको हम अक्यूट ओटाइटिस मीडिया बोलेंगे। ओके, अगर इसकी इटियोलॉजी की अगर हम बात करें तो स्टेप्टोकोकस न्यूमोनी जो होता है मोस्ट कॉमन कॉज होता है अक्यूट ओटाइटिस मीडिया का। देन एच इन्फ्लुएंजा, देन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अगर पेशेंट में अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हुआ है, सपोज कि अगर पेशेंट, मैंने आपको बताया कि यूस्टेशन ट्यूब कहाँ कनेक्ट होती है, हमारी नेजोफेरिंक्स में कनेक्टेड होती है, और अगर कोई अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होगा तो वहां से जो भी हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजिली पास ऑन हो सकता है हमारा कहाँ पे, यूस्टेशन ट्यूब के द्वारा इनर ईयर, सॉरी मिडिल ईयर में पास ऑन हो सकता है। या फिर कोई नेजोफेरिंग्स का इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी हमारा मिडिल ईयर का इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि ओटाइटिस मीडिया कैसी कंडीशन है? मिडिल ईयर की कंडीशन है ना। तो मिडिल ईयर की कंडीशन और यूस्टेशन ट्यूब भी मिडिल ईयर से ही पास ऑन हो रही है, और ये यूस्टेशन ट्यूब कहाँ जाके ओपन हो रही है? एक तो नोजोफेरिंग्स में, एक ओरोफेरिंग्स में। तो अगर ओरोफेरिंग्स में भी कोई जैसे सोर थ्रोट जैसी कंडीशन जनरेट हो रही है तो वहां से भी हमारा मिडिल ईयर का इन्फेक्शन जनरेट हो सकता है। ओके, क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया, जब पेशेंट 6 वीक से ज्यादा ओटाइटिस मीडिया को परसिस्ट करता है अलोंग विथ रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ ओटाइटिस मीडिया, हम उसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में कंसिडर करते हैं। मींस अगर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है और 6 वीक से ज्यादा का इन्फेक्शन हो रहा है तो हम उसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में कंसिडर करेंगे। समटाइम्स ऐसा होता है कि 6 वीक से ज्यादा का समय नहीं हुआ होता है लेकिन पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, एक बार सही हो रहा है फिर से हो जा रहा है, फिर सही हो रहा है फिर से हो जा रहा है, तो भी हम इसको क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में कंसीडर करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज इटियोलॉजी। इटियोलॉजी में सबसे पहला कॉज है हमारा एक्यूट ओटाइटिस मीडिया। ये मेन कॉज होता है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया का। वाई? क्योंकि अगर हम अक्यूट ओटाइटिस मीडिया को ट्रीट नहीं करेंगे तो ये क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया में कन्वर्ट हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। नेक्स्ट है अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन। अपर रिस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी एक तरह से कॉमनेस्ट कॉज हो सकता है, क्योंकि यूस्टेशन ट्यूब एक कॉमन पैसेज की तरह वर्क करती है, और ये आप कह सकते हो कि किसी डिफॉर्मिटी की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या कोई अंडरलाइन डिजीज कंडीशन की वजह से एक पैसेज की तरह वर्क करेगी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिडिल ईयर तक रीच करने में हेल्प करेगा। इस वजह से अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन भी एक कॉज होता है क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया का। ये जो कॉजेस मैंने इनलिस्ट कर रखे हैं यहाँ पे, ये हो सकता है कि अक्यूट ओटाइटिस मीडिया को भी कॉज करे, क्योंकि यहाँ पे जो क्रॉनिक होता है ये मेनली सीवियरिटी के बेसिस पे होता है। यहाँ जितना अगर हम क्यूट को ट्रीट नहीं करेंगे तो वो क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है एलर्जिक राइनाइटिस। अगर पेशेंट एलर्जिक राइनाइटिस जैसे कंडीशन से सफर कर रहा है जिसमें रनिंग नोज, स्टफी नोज, नोज ब्लॉकेज जैसी कंडीशन आती है, पेशेंट सफर करता है, तो भी पेशेंट को क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम
कोई मदर ब्रेस्ट फीड करा रही है बच्चे को और उसका ब्रेस्ट कंटामिनेटेड है, मतलब क्लीन नहीं है, क्योंकि जब भी बच्चे को हम ब्रेस्ट फीड कराते हैं, जो मदर ब्रेस्ट फीड कराती है उसको हमेशा ब्रेस्ट को क्लीन करके ही ब्रेस्ट फीड कराना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर उसको क्लीन करना चाहिए ब्रेस्ट को, आफ्टर फीडिंग एंड बिफोर फीडिंग। बट जनरली ऐसा आमतौर पे लोग करते नहीं हैं, इस वजह से बच्चे को ओटाइटिस मीडिया जैसी कंडीशन भी देखनी पड़ सकती है, फेस करनी पड़ सकती है। ओके, यूस्टेशियन ट्यूब डिफॉर्मिटी, अगर यूस्टेशियन ट्यूब जो है उसमें कोई डिफॉर्मिटी है तो उसकी वजह से भी ओटाइटिस मीडिया हो सकता है। नेक्स्ट है सेप्टल डेविएशन। सेप्टल डेविएशन, अगर जो हमारी नेजल में जो सेप्टा होते हैं, अगर उसमें किसी तरीके से डेविएशन हो रहा है तो वो भी एक तरीके से सोर्स, आप कह सकते हो सोर्स की तरह वर्क कर सकता है, कि जहां से इजीली जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो मिडिल ईयर तक रीच कर सकता है। नेक्स्ट है क्लेफ्ट पैलेट। क्लेफ्ट पैलेट एक ऐसी कंडीशन होती है कि बच्चे के पैलेट में, ये बर्थ डिफॉर्मिटी होती है, जन्म के साथ ही बच्चे में प्रेजेंट होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चे का पैलेट होता है, जो हमारा सॉफ्ट पैलेट और हार्ड पैलेट होता है, समटाइम उसमें ओपनिंग प्रेजेंट होती है, और वो ओपनिंग, उस ओपनिंग की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो इजिली एंटर कर सकता है यूस्टेशियन ट्यूब से होते हुए वेयर टू द मिडिल ईयर। ओके, नेक्स्ट है साइनोसाइटिस। साइनोसाइटिस मतलब जो हमारी साइनसेस होती हैं, पैरानेजल साइनसेस होती है, अगर उसमें इन्फेक्शन हो रहा है तो भी वो कहाँ तक पहुंच जाता है, हमारे मिडिल ईयर तक इन्फेक्शन कन्वे हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो मेन वर्क कर रहा है वो यूस्टेशियन ट्यूब है, जो बेसिकली मेन वर्क कर रहा है इन्फेक्शन को कैरी करने का। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, सबसे पहले जो पेशेंट जिसको ओटाइटिस मीडिया होगा उसमें पेन परसिस्ट करेगा, ये पेन मॉडरेट टू सीवियर भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ सीवियरिटी। नेक्स्ट है ड्रम बल्जिंग। ड्रम बल्जिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे जो ईयर ड्रम रहेगा पेशेंट का वो थोड़ा बल्ज दिखाई देगा, स्वेलिंग या इन्फ्लामेशन उसमें दिखाई देगा, और ये कंडीशन में भी जनरेट हो सकती है कि पस फॉर्मेशन अगर पेशेंट के ईयर में हो गया तो उसकी वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट है ओटोरिया। ओटोरिया मीन्स एनी टाइप ऑफ डिस्चार्ज फ्रॉम द ईयर। नेक्स्ट इज डिस्चार्ज, आपको पता है क्यों होगा, अगर पस भर गया है वहां पे, अगर पस का एक्यूमुलेशन हो गया है तो उस वजह से वहां से डिस्चार्ज हो सकता है। नेक्स्ट इज ओटैल्जिया, जो कि पेन हम बोलते हैं नॉर्मली, ईयर पेन को हम ओटैल्जिया बोलते हैं, नॉर्मल पेन को हम ओटैल्जिया नहीं बोलते, ईयर पेन को हम ओटैल्जिया बोलते हैं। नेक्स्ट इज हमारा पल्सटाइल डिस्चार्ज। पल्सटाइल डिस्चार्ज का मतलब होता है कि जब भी हम जो आर्टेरियल प्रेशर लगाते हैं, जैसे कैरोटिड आर्टरी हमारी होती है, उस पर जब हम प्रेशर लगाएंगे तो प्रेशर लगाने के बाद क्या होगा, एक कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा। हम प्रेशर लगा रहे हो तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन डेवलप हो जाएगा, और जब जब बीट होगी, जैसे हमारी हार्ट बीट होती है तो पल्सेटिंग, हमें पल्सेटिंग प्रेशर फील्स होते हैं, तो वो पल्सेटिंग प्रेशर्स की वजह से क्या होगा, जो भी हमारे ईयर में या पेशेंट के ईयर में जो पस फॉर्मेशन हुआ है या जो पस एक्यूमुलेट हुआ है, वो हर बीट के साथ ईयर से बाहर डिस्चार्ज होगा। मतलब हर, जब तक हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उस आर्टरीज पे, तो क्या होगा, जितनी देर तक हम प्रेशर अप्लाई करेंगे उतनी बार, जो उतनी देर में जितनी बार बीट करेगा हमारा हार्ट, उतनी बार वहां से पस जो होगा बाहर की तरफ ड्रेन आउट होगा। ओके, इसको लाइट हाउस साइन भी बोला गया है। देन फीवर। फीवर क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है बॉडी में इसलिए फीवर। देन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में इरिदमा आपको दिखाई देगा, और सम टाइम परफोरेटेड भी हो सकता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन रप्चर हो सकता है। हेयरिंग लॉस, अगर परफोरेटेड हो गया तो हेयरिंग लॉस इज श्योर। एंड इरिटेबिलिटी, क्योंकि हेडेक हो सकता है, ईयर में पेन हो रहा है, इस वजह से पेशेंट बहुत ज्यादा इरिटेबल हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोस्टिक टेस्ट मींस कौन कौन से हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे इसको रूल आउट करने के लिए कि पेशेंट को ओटाइटिस मीडिया जैसी कंडीशन है। तो सबसे पहले हम ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे। ओटोस्कोपिक एग्जामिनेशन ईयर का एग्जामिनेशन होता है। ओटोस्कोप एक आर्टिकल होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा टिम्पैनोसेंटेसिस। टिम्पैनोसेंटेसिस का मतलब होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे इंसिजन लगा के वहां से हम क्या करेंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे। जैसे
मैंने आपको बताया कि पस फॉर्मेशन हो जाता है, तो पस फॉर्मेशन अगर हो रहा है तो वहां से हम क्या करेंगे, सैंपल को कलेक्ट करेंगे फॉलोड बाय कल्चर। उसके बाद हम कल्चर करवाएंगे ताकि ये हम आइडेंटिफाई कर पाए किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से इन्फेक्शन हुआ है। देन ऑडियोमेट्री, ऑडियोमेट्री में बेसिकली हम हेयरिंग कैपेसिटी पेशेंट की हम चेक करते हैं कि पेशेंट एबल है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है हेयरिंग लॉस हो गया है, डेफनेस की कंडीशन जनरेट हो चुकी है। नेक्स्ट है टिम्पैनोमेट्री, टिम्पैनोमेट्री में हम चेक करते हैं कि पेशेंट का जो ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ प्रेशर, ऐसा तो नहीं कि प्रेशर इतना ज्यादा हो गया है कि वाइब्रेशन में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट परफॉर्म करते हैं पेशेंट की हेयरिंग कैपेसिटी को असेस करने के लिए, इन्फेक्शन कैसा हुआ है, ताकि हम प्रॉपर ट्रीटमेंट दे पाए पेशेंट को। ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट में मेडिकल मैनेजमेंट में सबसे पहले हम पेशेंट को एंटीबायोटिक देंगे। एंटीबायोटिक ताकि जो भी पॉसिबल इन्फेक्शन हुआ है पेशेंट को वो ट्रीट हो जाए, जिसमें एमोक्सिसिलिन हम ड्रग ऑफ चॉइस देंगे। 80 टू 90 mg पर केजी पर डे के हिसाब से हम पेशेंट को ड्रग प्रोवाइड करेंगे। एंड देन टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन भी, ये सारी इनमें से भी हम मेडिसिन 6 दिन के लिए पेशेंट को एडवाइस कर सकते हैं, मतलब 6 दिन के लिए हम पेशेंट को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज एनाल्जेसिक, क्योंकि पेशेंट को इन्फेक्शन हुआ है, ईयर इन्फेक्शन हुआ है, ईयर इन्फेक्शन में भी हो सकता है क्रॉनिक है या तो यहाँ पे परफोरेशन भी हो सकता है। तो इस जगह पे पेशेंट को हम क्या प्रोवाइड करेंगे, एनाल्जेसिक प्रोवाइड करेंगे। तो एनाल्जेसिक में हम एसिटामिनोफेन देंगे। और एसिटामिनोफेन जब हम पेशेंट को देंगे तो ये हमेशा मेक श्योर करेंगे कि पेशेंट को ओवरडोज ना हो जाए। अगर इन केस पेशेंट को ओवरडोज हो जाता है तो उस कंडीशन में पेशेंट का लिवर डैमेज हो सकता है और सिवियर कंडीशन में पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो इसको हम बहुत ज़्यादा फ़ोकस करेंगे कि पेशेंट को ओवरडोज़ ना हो एसिटामिनोफ़ेन की, क्योंकि पेशेंट को अगर हम ये एडवाइस कर देंगे कि ईयर पेन में ये लेना है, तो पेशेंट को अगर थोड़ा-सा भी दर्द होगा तो पेशेंट क्या करते हैं, अगर दर्द को टॉलरेट नहीं करते हैं, पेन को टॉलरेट नहीं करते हैं और वो जो भी एनाल्जेसिक्स है उनका इंटेक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो एक्सेसिव अमाउंट में अगर हो जाएगा, तो पेशेंट का लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए पेशेंट को हमेशा इस बारे में हेल्थ एजुकेशन देंगे कि ज़्यादा नहीं लेना है ऐसे टाइप की मेडिसिन। नेक्स्ट, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, मेडिकल मैनेजमेंट से ट्रीट नहीं हो रहा है, तो हम सर्जिकल मैनेजमेंट परफॉर्म करेंगे, जिसमें टिम्पैनोटॉमी करेंगे। टिम्पैनोटॉमी में क्या करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन में हम इंसिजन लगाते हैं और वहां पे इंसिजन लगा के जो भी पस का एक्यूमुलेशन हुआ है उसको हम ड्रेन आउट करते हैं। इंसिजन लगाने के बाद उस इंसिजन को हम स्ट्रिच नहीं करते हैं, वहां पे हम एक ट्यूब डाल देते हैं जिसको टिम्पैनियो ऑस्टमी ट्यूब बोलते हैं, ताकि जितना भी ड्रेनेज है वो बाहर की तरफ ड्रेन होता रहे। राइट, पर जैसे ये ड्रेनेज खत्म हो जाएगा या इन्फेक्शन ट्रीट हो जाएगा, तो हम फिर वहां से ट्यूब रिमूव करके वहां पे टिम्पैनोप्लास्टी कर देते हैं। नेक्स्ट है टिम्पैनोप्लास्टी। टिम्पैनोप्लास्टी क्रॉनिक ओटाइटिस मीडिया कंडीशन में करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक फीचर देखने को मिलता है, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन परफोरेशन। यहाँ पे टिम्पैनिक जो मेम्ब्रेन होगा वो कैसा होगा, परफोरेटेड हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टिम्पैनोप्लास्टी करते हैं, यहाँ पे परफोरेटेड जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसका मैनेजमेंट करते हैं हम। नर्सेज रोल में सबसे पहले हमारा ये रोल होगा कि यहाँ पे तो मैंने बहुत कम मेंशन किया है, बट रोल क्या होगा, सबसे पहले तो हमें पेशेंट की कंडीशन को असेस करना है, जो हमारा बेसिक रोल होता है कि पेशेंट की जनरल कंडीशन को असेस करना है। और मेन फोकस हमें किस पे करना है कि पेशेंट को हम बहुत ज़्यादा एनाल्जेसिक नहीं दे सकते, क्योंकि हमने देखा कि एनाल्जेसिक की वजह से लिवर डैमेज हो सकता है। इसलिए हम लोग जो डिस्कम्फर्ट हो रहा है पेशेंट को, उसे लोकल हीट से हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, उसको कम कर सकते हैं। ओके, और पेशेंट को ये भी एडवाइस करना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मुंह ना चलाए या च्युइंग जैसी कंडीशन ना जनरेट हो। हमें अगर उसको कुछ ओरली हम पेशेंट को कुछ दे रहे हैं, तो हम ऐसी सॉफ्ट डाइट दें जिसमें हमें च्युइंग करने की ज़रूरत ना पड़े। सॉफ्ट डाइट हम कह सकते हैं, या फिर हम जूस दे सकते हैं, कोई ड्रिंक काइंड ऑफ दे सकते हैं पेशेंट को। कॉम्प्लिकेशन की अगर बात करें तो कॉम्प्लिकेशन में हमें मेस्टोडाइटिस हो सकता है। मेस्टोडाइटिस का मतलब होता है जो मेस्टॉइड प्रोसेस होती है, हमारे ईयर के पीछे जो मेस्टॉइड बोन होती है उसमें इंफ्लामेशन या इन्फेक्शन हो सकता है क्रॉनिक कंडीशन में। देन परफोरेशन हो सकता है हमारे ईयर ड्रम में। एंड हेयरिंग लॉस इज मोस्ट, यू कैन से मोस्ट सिवियर कंडीशन, जिसमें पेशेंट परमानेंटली क्या हो सकता है, हेयरिंग लॉस हो सकती है। अगर परफोरेशन बहुत क्रॉनिक अगर हो गया तो, बहुत ज्यादा परफोरेशन हो गया तो।